नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। एक ऐसा शो रोजाना लेकर आते हैं जहां पर आधे घंटे में बात होती है अलग अलग निवेश रणनीतियों की, बाजार की चाल की और आपके सपनों की जिंदगी की। जी हां, सपनों की जिंदगी जीने का हर किसी को हक है, बशर्त है कि आप फाइनेंशियली अपने आप को दुरुस्त कर लें। और वो आप कैसे करें, उसी को लेकर हम बातचीत करते हैं इस शो में। आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को जांचा जाता है और बताया जाता है कहां पर आप गलत जा रहे हैं, कहां पर आप सही जा रहे हैं, फिलहाल बाजार की शोर से कैसे दूर हुआ जाए। इन सब के लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है और हमारे साथ रोजाना वो एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं। आज भी अपने सवाल अगर आपने नहीं भेजे हैं अब तक तो भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश कर रहे हैं। देखिए, यूट्यूब पर हमारे सारे शोज अवेलेबल हैं, आप चाहें तो ये शो भी देख सकते हैं, पुराने शोज भी देख सकते हैं। निवेश की रणनीतियां, निवेश के गुर जो है और अलग अलग स्ट्रैटेजीज जो है वो हर शो में हम डिस्कस करते हैं एक्सपर्ट्स के साथ। आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं और साथ ही वो शो सुन के अपने लिए कुछ सीख भी ले सकते हैं वहां से। आज भी शो में बात होगी आपके सवालों की, आपके पोर्टफोलियो की। जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विश्वजीत पराशर, जो कि एक्सपर्ट है, रोजाना बैठते हैं हमारे साथ शो में। आज भी आपको देंगे मार्गदर्शन। आपका स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और सर, दर्शकों के सवालों से शुरू करते हैं क्योंकि बहुत युवा दर्शकों ने या जो मिलेनियल्स की कैटेगरी में आते हैं उन्होंने सवाल भेजे हैं। उस कड़ी में पहले साहब है हमारे अमानुल्लाह जी, और गुड़गांव से सवाल भेजा है। 33 साल की इनकी उम्र है। इन्होंने लगभग 22,000 की एसआईपी शुरू कर रखी है 4 फंड्स में और 15 साल तक निवेश भी करेंगे। 4 महीनों से शुरू किया है, सो कांग्रेचुलेशंस। अगर शुरू करने से पहले पूछ लिया होता तब भी आपको सलाह हम देते। फिलहाल भी जो फंड्स आपने इकट्ठा कर रखे मोटे तौर पे अच्छे ही हैं, लेकिन पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है सर इनके पोर्टफोलियो में। लार्ज कैप है आईसीआईसीआई प्रू का, मिड कैप है कोटक का, स्मॉल कैप एचडीएफसी का, स्मॉल कैप एक और है इनके पास फॉन्ट का, और मोतीलाल ओसवाल का सिल्वर और गोल्ड का ईटीएफ फंड ऑफ फंड लेके रखा हुआ है। 5,000 रुपए की एसआईपी और करना चाहते हैं तो फंड कैसे हैं, कॉर्पस कैसे एक्यूमुलेट होगा, और साथ ही ये बताइएगा कि ये जो है अपने 5,000 की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट को क्या इन्हीं में बांट दे या कोई नया फंड जोड़े। हाँ बिल्कुल कविता जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये शो रेगुलरली वॉच करते हैं क्योंकि जो फंड्स इन्होंने चूज किए हुए हैं अक्सर इन फंड्स का हम जिक्र भी करते हैं और ये काफी अच्छे फंड्स हैं, चाहे वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है या आईसीआईसीआई लार्ज कैप फंड्स हैं। तो ये काफी अच्छा पोर्टफोलियो इन्होंने बनाया हुआ है। हालांकि मैं थोड़ा सा सुझाव जो इनको देना चाहूंगा कि इनके पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप फंड है और उसमें एक फंड को बदलाव किया जा सकता है और एक फंड जो मिसिंग है, जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल के तहत डाइवर्सिफिकेशन होता है, जिससे या तो वो वैल्यू स्टाइल फंड होता है या फिर वो कॉन्ट्रा फंड होता है। तो एक फंड ऐसा भी होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में ताकि एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी आपके पोर्टफोलियो में रहे। तो मैं सजेस्ट करूंगा अमनल्ला जी को कि वो क्वांट स्मॉल कैप को एसआईपी को स्टॉप करके एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड में एसबीआई एसआईपी स्टार्ट कर दें तो वो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी इनके पोर्टफोलियो में आ जाएगा। तो इस तरीके से पोर्टफोलियो बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। काफी अच्छी अमाउंट ये एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक लंबा टाइम होराइजन भी इन्होंने अपने लिए रखा हुआ है 15 वर्ष का, जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि इतने समय में आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग और म्यूचुअल फंड्स का एडवांटेज अच्छे तरीके से ले पाएंगे। तो 22,000 की जो एसआईपी आप कर रहे हैं, अगर आप 15 वर्ष तक करते रहते हैं और हम एज्यूम करें कि मान लीजिए 12% का सीएजीआर रिटर्न आपको मिलता है तो करीब करीब 1 करोड़ रुपया यहाँ पे जुड़ता हुआ नजर आता है। मैं अमन जी को सजेस्ट करूंगा कि वो कोशिश करें 10% का स्टेप अप हर वर्ष करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो यही एसआईपी जो है 10% के स्टेप अप में 15 वर्ष के बाद करीब करीब 1 करोड़ 91 लाख रुपए हो जाएगी। तो बहुत अच्छा कॉर्पस यहाँ पे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा बदलाव क्वांट स्मॉल कैप से निकलकर एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में एसआईपी को स्विच कर लें। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्विच करने की आपको सलाह दी जा रही है और 5,000 से अभी स्टेप अप कीजिए। आगे अगर मुमकिन हो सके तो अपने निवेश की राशि को और भी बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और काशिफ साहब का सवाल लेते हैं। इनकी उम्र 32 साल की है, पोर्टफोलियो का रिव्यू करवाना चाहते हैं, कितना कॉर्पस बनेगा ये भी इन्हें आपसे जानना है। स्टेप अप करेंगे 10% अपनी एसआईपीज को। 2,000 रुपये मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में डाल रहे हैं, 1500 इन्होंने निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप में और एसबीआई की लॉन्ग टर्म में डाल रखा है। जीएम का फ्लेक्सी कैप भी है। टोटल एसआईपी 6,000 की है और 15 साल तक ये करेंगे। अच्छा, डायरेक्ट निवेश किया है इन्होंने ग्रो ऐप के जरिए, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो काशिफ, अच्छा लगा
पोर्टफोलियो आपने हमें भेजा है और सहूलियत काफ़ी हो गई है म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू करने की। इस तरह के ऐप्स अगर आपको मिल जाते हैं, एक क्लिक पे एसआईपी हो जाती है, एक क्लिक में बंद भी हो जाती है। पर कहीं ना कहीं हम जो 30,000 करोड़ का एक मार्क देख रहे हैं उसके ऊपर जाता हुआ एसआईपी का नंबर है, काफ़ी हद तक बाजार को एक सपोर्ट घरेलू निवेशकों से और रिटेल निवेशकों से पुरजोर मिल रहा है। सो इसी को आगे बढ़ाएंगे। काशिफ की तरक्की की कहानी पोर्टफोलियो के जरिए आप कैसे जाती हुई देख रहे हैं? बिल्कुल कविता जी, ये 30,000 करोड़ का जो नंबर है, आंकड़ा है, ये छोटी छोटी एसआईपी से जुड़ा है और जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जितने एफआईआई सेल कर रहे हैं उतना ही हमारे देश के निवेशक इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट को रोका हुआ है हमारे देश के निवेशकों ने। बहुत अच्छी बदलाव है ये, बहुत अच्छा इवॉल्व हो रहा है हमारा निवेशक। तो बहुत बहुत अच्छी खबर है ये। जहां तक काशिफ का पोर्टफोलियो देखें तो अच्छे फंड है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, बट एक जीएम का फ्लेक्सी कैप है और एसबीआई का इक्विटी लॉन्ग टर्म फंड है। तो ये इक्विटी लॉन्ग टर्म फंड जो है काशिफ जी, ये एक टैक्स सेविंग के लिए होता है। ये ईएलएसएस फंड है, इक्विटी लिंक सेविंग फंड। तो आपको अपना चेक करना है कि क्या आप नई टैक्स रिजीम में हैं या ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो आप इसको कंटिन्यू रखें। अगर आप नई टैक्स रिजीम में हैं तो शायद ईएलएसएस फंड का आपको इतना लाभ ना हो, तो यहां से आप अपनी एसआईपी को स्विच कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि ओवरऑल अगर पोर्टफोलियो में देखें तो आप चाहें तो एक लार्ज कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज कैप फंड में आप चॉइस कर सकते हैं। ये वाली एसआईपी आप वहां पे कंटिन्यू करें तो आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और एक फ्लेक्सी कैप, चारों ही फंड होंगे। तो बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। 6,000 रुपए की जो एसआईपी आप कर रहे हैं, अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चले 15 वर्ष में, करीब करीब 28,55,000 रुपए यहाँ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपकी अभी एज काफी अच्छी है, आपकी तरफ है, आप लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं, थोड़ा रिस्क भी ले सकते हैं। तो मेरा सुझाव है कि आप इसमें 10% का स्टेप अप अवश्य करें, ताकि जब 15 वर्ष के बाद आप अपना कॉर्पस देखें तो ये करीब करीब 52,10,000 रुपए हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट डबल के करीब जितना आप सोच रहे हैं आपका एसआईपी से होगा। तो एसआईपी को बढ़ाते जाइए, जितना जब भी कोई लमसम मिले निवेश करें, ताकि एक बड़ा कॉर्पस आप यहाँ पे जनरेट कर पाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, एक सवाल मुझे पूछना है यहाँ पर। काशिफ को आपने कहा कि अगर वो नई टैक्स रिजीम में है तो ईएलएसएस बंद कर दें, एसआईपी लार्ज कैप में शुरू करें, लेकिन जो पैसा इकट्ठा हो रखा है उसमें क्या करें उसका? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है कविता जी। मेरे ख्याल से जो एसआईपी है कंटिन्यू है, कम से कम 1 साल तक का आपको वेट करना है। जो इन्वेस्टमेंट में 1 साल हो चुका है वहां से आप निकल सकते हैं। और ईएलएसएस में एक और चीज होती है जिसमें 3 साल तक आपको अलाउ नहीं होता कि आप पैसा निकाल सकें। तो जहां जहां 3 साल होते जा रहे हैं वहां निकालते जाएं। और कम से कम ये एसआईपी जब 1 साल के बाद आप देखेंगे तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो 3 वर्ष का पीरियड होना चाहिए। और कम से कभी भी जब भी आपको पैसा निकालना है तो कोशिश करें 1 साल के बाद निकालें, ताकि आपको एग्जिट लोड से बचाव हो सके। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। हम सवाल लेंगे। इन्हें 1 करोड़ इकट्ठा करने हैं 20 साल में, और इन्होंने जो है एसआईपी 7 फंड्स में कर रखी है, लगभग 11,500 की। लार्ज कैप है निप्पॉन इंडिया का, उसके बाद स्मॉल कैप है इनके पास बंधन का, मिड कैप है कोटक का, फ्लेक्सी कैप है एचडीएफसी का, और बैलेंस एडवांटेज भी है इनके पास एसबीआई का, और आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी एसेट फंड लिया हुआ है इन्होंने, और लिक्विड फंड भी है इनके पास क्वांटम का। क्वांटम में लगभग 2500 की एसआईपी चल रही है और उसके बाद 1500 की एसआईपी हर फंड में इन्होंने शुरू कर रखी है। तो पहला कदम तो इनका अच्छा है, लेकिन आगे भी इनको बढ़ना होगा। 20 साल में 1 CR का गोल, निवेश की राशि भी थोड़ी सी इनको बढ़ानी पड़ेगी। बिल्कुल कविता जी, देखिए सबसे पहले तो उन्होंने पोर्टफोलियो में डिफरेंट एसेट क्लासेस में निवेश किया हुआ है, क्योंकि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड लिया हुआ है जहाँ पे गोल्ड, इक्विटी और डेट तीनों ही मिल जाते हैं। उसके अलावा इन्होंने इमरजेंसी कैश के लिए भी क्वांटम का लिक्विड फंड ले रखा है, तो कि कभी भी कोई इमरजेंसी हो तो ये वहां से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स भी बना रहे हैं कंपैरिजन टू सेविंग बैंक अकाउंट। और इसके अलावा एसबीआई का बैलेंस एडवांटेज फंड है, और बाकी जो फंड्स हैं इक्विटी के, जो प्योर इक्विटी फंड्स हैं, वो सारे ही बेहतरीन फंड्स हैं। तो उसमें निवेशित रहें, क्योंकि एक लंबा टाइम होराइजन है 20 वर्ष का। तो मैं सजेस्ट करूंगा अनुराग जी को कि वो एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के एसआईपी को स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी 20 वर्ष का पीरियड है और इक्विटी में निवेशित रह सकते हैं और एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का पूरा लाभ भी ले सकते हैं। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में इनका एसेट डाइवर्सिफिकेशन ऑलरेडी हो ही रहा है।
तो एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड के एसआईपी को स्टॉप करके ये एसबीआई के ही कॉन्ट्रा फंड में अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल इनके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाए। तो ये तो रहा इनके पोर्टफोलियो में सलाह। जो कॉर्पस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 11,500, अगर 12% का सीएजआर लेके चले तो 20 वर्ष में 1,05,00,000 बन जाते हैं। लेकिन जैसे कविता जी ने बोला, कॉर्पस बढ़ाना चाहिए, और अभी आपका अगर आप चाहें तो 1 करोड़ तो आपका अचीव हो ही रहा है। तो जितना स्टेप अप करेंगे, अगर आप 10% स्टेप अप करते हैं, जैसा कि हम हर व्यूअर को सजेस्ट करते हैं कि आप अपना स्टेप अप करते रहें, तो आप देखेंगे 20 वर्ष में ये एसआईपी आपको ले जाएगी 2,28,00,000 तक। तो एक डबल कॉर्पस आप यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे अगर आप हर वर्ष 10% का स्टेप अप करते हैं। 1 करोड़ का लक्ष्य तो आप आराम से अचीव कर ही पा रहे हैं यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पर आपका लक्ष्य तो अचीव हो जाएगा, लेकिन स्टेप अप करना बहुत ज़रूरी होगा। अच्छा, एक सवाल इनके सवाल के ज़रिए मुझे पूछना है। इन्होंने अच्छी अच्छी एएमसीज के फंड्स अपने पोर्टफोलियो में डाले हुए हैं। सारे फंड्स की परफॉर्मेंस भी पेयर्स के मुकाबले अच्छी ही है। अब जो निवेशक होते हैं वो जब चुनाव करें तो बड़ी बड़ी एएमसीज पर ही क्या फोकस करें, या आपको लगता है कि छोटी छोटी एएमसीज जहां पर आपको लगता है कि फंड मैनेजर्स बेहतर स्ट्रैटेजी दे सकते हैं, स्पेशली इन कैटेगरीज लाइक मिड कैप, स्मॉल कैप, उनकी ओर आपको रुख कर लेना चाहिए, या जस्ट गो विद द बिग नेम्स, वो ही सेफ है? देखिए कविता जी, कोई सीधा आंसर तो नहीं है। जो बड़ी एएमसीज है, नेचुरली उनके रिसर्च और उनका पास्ट परफॉर्मेंस देखने को नजर आती है, वहां पे अच्छे फंड मैनेजर्स भी होंगे, ऐसा एज्यूम किया जा सकता है। और आपको बेसिकली देखना है कि एएमसी ना देखते हुए स्कीम कौन सी में आप निवेश कर रहे हैं, उसकी क्या पास्ट परफॉर्मेंस है। जो छोटी एएमसीज हैं, ऐसा नहीं है कि वो परफॉर्म नहीं करती। अगर आप हिलियोस को देखें तो बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। तो लेकिन आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल से छोटी बड़ी एएमसी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आपको एक पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाइड डिफरेंट एएमसीज रखनी चाहिए। बड़ी एएमसीज का तजुर्बा ज्यादा अच्छा है, तो वहां पे अगर आप आंख बंद करके जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। बट छोटी एएमसीज में आपको देखना होगा कि कौन फंड मैनेजर है या पास्ट की परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसके बेसिस पे ही आप छोटी एएमसीज का चुनाव करें। बट कोई भी एएमसी यहाँ से भागने वाली नहीं है, कोई भी एएमसी ऐसी नहीं है कि किसी में खतरा है या रिस्क है। आपको देखना है फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस क्या है और किस तरीके के पास्ट में उन्होंने रिटर्न्स दिए हैं, उसके बेसिस पे आप चुनाव करें। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि छोटी एमसीज में अच्छे रिटर्न्स नहीं बने, बहुत अच्छे रिटर्न्स भी छोटी एमसीज ने दिए हैं, डिलीवर किए हैं। तो आप मिला जुला एक पैकेज बना सकते हैं, ज्यादातर बड़ी एमसीज और 1-2 छोटी एमसीज भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। एक चीज, क्योंकि पुरानी छोटी एमसीज का क्या होगा कि ट्रैक रिकॉर्ड भी तो नहीं होगा। अगर वो बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा, अगर वो अभी हाल ही में रजिस्टर हुई है, हाल ही में उन्होंने अपनी स्कीम निकाली। अब ऐसे में अगर पुराना फंड मैनेजर हो तब तो सही है, अगर फंड मैनेजर भी नया हो, क्योंकि ऐसे अब बहुत सारी इनोवेशन हो रही है। देखिए एएमसीज भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, फंड मैनेजर्स भी नए पुराने हो रहे हैं। जो पुराने फंड मैनेजर्स हैं वो हायर होल्ड की ओर जा रहे हैं, नए नए को मौका दिया जा रहा है, तो विश्वास करने में थोड़ी सी दिक्कत तो हो ही जाती है। देखिए जो छोटी एएमसीज का लाभ है कविता जी, देखिए बड़ी एएमसीज के पास मान लीजिए बहुत बड़ा एसेट्स है, तो कई बार बदलाव करने के लिए उनके पास थोड़ी सी लिमिटेड कैपेबिलिटी, लिमिटेड ऑप्शंस रह जाती हैं। लेकिन कोई छोटी एएमसी या नया फंड आया है तो वो आज नए तरीके से निवेश कर सकते हैं। उनके पास कोई बैगेज नहीं है, कोई बहुत बड़ा एयूएम नहीं है कि उनको कुछ ज़्यादा चेंजेस करेंगे तो बहुत खर्चे बढ़ जाएंगे, तो वो नई अप्रोच से इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे हिसाब से फंड मैनेजर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एएमसीज कौन सी एएमसी है ये भी आपको जानना चाहिए कि कौन इसके कस्टोडियंस हैं, ट्रस्टीज हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी करेंगे तो मेरे हिसाब से आप कुछ फंड्स में निवेश कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दिस, बड़ी एएमसीज में आपको एक लाभ तो है कि आपको पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स आराम से देखने को मिलता है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि आप मिला जुला पैकेज बनाएं, ज्यादातर 60-70% बड़ी एएमसीज में रखें। और अगर आपको लगता है कोई छोटी एएमसी बहुत डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल लेके आई है, कुछ बड़ी एएमसी, कुछ नई एएमसी आई हैं जो काफी बड़ा उनका एक्सपीरियंस है, जैसे ब्लैक रॉक है, अभी आपने देखा कि उन्होंने फ्लेक्सी कैप फंड भी लॉन्च किए, तो उनके पास बहुत बड़ी रिसर्च है। हालांकि नई एएमसी है बट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स है, डिफरेंट अप्रोच है इन्वेस्टमेंट्स को लेके, तो वो भी आगे चल के बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। चलिए कार्तिक का सवाल लेते हैं, बहुत दिलचस्प सवाल है।
5 लाख रुपए का इनको निवेश करना है और उसके बाद हर महीने इनको चाहिए 4,000 रुपए। कौन से फंड में डालें और फिर कौन से फंड से एसडब्ल्यूपी करें? तो सवाल को लेके थोड़ी सी क्लैरिटी की ज़रूरत थी यहाँ पर कार्तिक, कि आपको ये पैसे कितने साल के लिए निवेशित करने हैं। तुरंत निवेश करके पैसे निकालने हैं तो रणनीति अलग होगी, कुछ साल तक निवेश कर सकते हैं, उसमें भी अगर 5 से कम है तो अलग रणनीति, 5 से ज़्यादा है तो अलग रणनीति। वो क्लैरिटी अगर आप हमें दे देते तो आप बता देते आपको कि एसडब्ल्यूपी कैसे आप कर सकते हैं। लेकिन चलिए, फिलहाल डिटेल्स की कमी है तो हर पैरामीटर पर हम इनको जवाब दे देते हैं। बताइएगा कैसे करें एसडब्ल्यूपी यहाँ पर? बिल्कुल कविता जी, थोड़ा सा एजम्पशंस तो लेना ही पड़ेगा, बट हाँ। अगर मैं मान के चलूं कि कार्तिक जी 5 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं और उनको रेगुलर इनकम चाहिए 4,000 की, तो वो हो सकता है उनका कोई फिक्स्ड गोल हो जिसमें उनको रेगुलर खर्चा निकालने के लिए 4,000 रुपए चाहिए। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो कि उनका कॉर्पस कम हो जाए, या फिर उनको जब पैसा निकालना हो तो कुछ दिक्कत आए और पैसा ग्रो ना करे। तो मेरे हिसाब से ऐसे में जो बेस्ट रणनीति रहती है वो है हाइब्रिड कैटेगरी। ज़्यादातर जो रिटायरी इन्वेस्टर भी होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन है, और जो डेट साइड है वो पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी लेके आता है, और जो इक्विटी है वो कॉर्पस को खत्म नहीं होने देता, डिप्लीट नहीं होने देता, उसको भी ग्रोथ पाथ पे रखता है, ताकि आपका जो कॉर्पस है वो भी खत्म ना हो और आपका जो रेगुलर खर्चा है वो भी आपको आराम से मिलता रहे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कार्तिक जी को एक हाइब्रिड कैटेगरी फंड, जिसमें कि मैं सजेस्ट करूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड। यहाँ पे ये अपना पैसा 5 लाख रुपए निवेश कर सकते हैं और 4,000 रुपए यानी कि 48,000 रुपए साल का पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं कैलकुलेशन करके देखा, मैं सिर्फ 8% का ही रिटर्न लेके चल रहा हूँ, कोई ज्यादा रिटर्न भी लेके नहीं चल रहा हूँ, ताकि इनका कॉर्पस और लास्ट मिनट सरप्राइज ना हो, इनको इनके रेगुलर इनकम में भी कोई ज्यादा दिक्कतें ना आए। तो करीब करीब अगर 15 साल का पीरियड लेके चले तो 15 साल तक इस 5 लाख रुपए से ये 4,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो 7,20,000 रुपए ये विड्रॉ करेंगे, जबकि इनका कॉर्पस केवल 5 लाख का था। तो प्रॉफिट इनका करीब करीब 4,80,000 का हो जाता है, और बाद में भी 15 वर्ष के बाद भी 2,60,000 रुपए इनके पास बचते हैं। तो कॉर्पस भी खत्म नहीं हो रहा, रेगुलर इनकम भी आ रही है और आराम से खर्चे भी चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है, हाइब्रिड कैटेगरी में ही निवेश करें, प्योर इक्विटी फंड में ना जाए। अगर इनके पास समय थोड़ा ज़्यादा है तो, अगर 5 साल से ज़्यादा है तो थोड़ा सा इक्विटी में जाया जा सकता है। बिल्कुल कविता जी, देखिए हाइब्रिड में भी इक्विटी है ही, ऐसा हाँ। नहीं है कि हाइब्रिड हाँ, में वो इक्विटी हाँ, नहीं है। राइट। तो 50-60% फंड मैनेजर की डिस्क्रिशन है कि वो इक्विटी में निवेश कर सकता है। अगर उनको लगता है कि बाजार का आउटलुक पॉजिटिव है तो वो इक्विटी का कंपोनेंट बढ़ा भी देते हैं। तो ये एक अच्छी मिली जुली स्ट्रैटेजी रहती है, यहाँ पे स्टेबिलिटी भी है, इक्विटी का ग्रोथ भी मिलता है। तो ये अभी बेटर स्ट्रैटेजी है। अगर लंबा टाइम होराइजन है, रिस्क ले सकते हैं, और अभी ऐसा कोई नहीं है कि रेगुलर इनकम इनको चाहिए ही चाहिए, तो मेरे ख्याल में प्योर इक्विटी फंड में भी जाया जा सकता है। जहां पे मैं सजेस्ट करूंगा ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में निवेश करें, जैसे कि एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड या फिर पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। प्योर लार्ज कैप फंड नहीं? देखिए फ्लेक्सी कैप फंड भी प्योर लार्ज कैप देखिए, अगर नॉर्मली कविता जी देखें तो फ्लेक्सी कैप फंड में 60-70% लार्ज कैप होता ही है। पर यहाँ पे एक एडवांटेज है कि फंड मैनेजर के पास डिस्क्रिशन है कि वो कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी ले सकता है, जिससे कि एक अच्छा अल्फा जनरेट हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि फ्लेक्सी कैप फंड इज अ गुड कैटेगरी, जहाँ पे फंड मैनेजर के पास डिस्क्रिशन भी है और अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं, और रिस्क भी कम है, क्योंकि 60-70% लार्ज कैप ही है ओवरऑल पोर्टफोलियो में। चलिए, तो यहाँ पर कार्तिक को ये सलाह मिलती हुई, कार्तिक अगर और क्लैरिटी चाहिए तो अपने सवाल आप हमें वापस से व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकते हैं। लेकिन विश्वजीत का सवाल लेते हैं, पुणे से भेजा है। ये म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं, 2 करोड़ 22 साल 3.5 लाख का फिलहाल का पोर्टफोलियो वैल्यू है इनका। आईसीआईसीआई का लार्ज कैप है और निफ्टी नेक्स्ट 50 है। 2-2 हज़ार की एसआईपी यहाँ जा रही है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 25 रुपये की एसआईपी यहाँ कर रहे हैं, और आईसीआईसीआई का टेक्नोलॉजी फंड है, यहाँ पर 2000 की एसआईपी चल रही है। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल लार्ज एंड मिड कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है। इनमें भी ये कर रहे हैं 2500 की एसआईपी। 22 साल तक करते रहेंगे, और फिलहाल का पोर्टफोलियो 3.5 लाख। सो विश्वजीत जी, अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है आपने। मेरे हिसाब से 22 वर्ष का एक अच्छा टाइम होराइजन है आपके पास। अगर हम पोर्टफोलियो देखते हैं, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो आपका है, तो वहाँ पे आपने 2 फ्लेक्सी कैप फंड ले रखे हैं, जिसमें कि पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप भी है और एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड भी है।
तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में मिसिंग है, तो कोशिश करें आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को एचडीएफसी के ही मिड कैप फंड में अपनी एसआईपी को स्विच कर लें, तो एक अक्रॉस मार्केट कैप आपका डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। और वहीं पर आपने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड ले रखा है, तो टेक्नोलॉजी फंड एक थीमेटिक सेक्टोरल फंड है जिसमें थोड़ा रिस्क ज्यादा रहता है, और क्योंकि एक सेक्टर में ही निवेश हो रहा है और मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए मैं अगर आपके पोर्टफोलियो में देखूं तो एक वैल्यू स्टाइल फंड मिसिंग है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टेक्नोलॉजी फंड से स्विच कर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के ही वैल्यू फंड में चले जाएं, जहां पे फंड मैनेजर अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में निवेश कर रहा है और आने वाले समय में हो सकता है वो फंड स्टॉक्स काफी अच्छा रिटर्न भी दें। तो इक्विटी अपने आप में ही एक रिस्की एसेट क्लास है, वहीं पर आपने थीमेटिक फंड की आवश्यकता नहीं है, तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आपका अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। इससे आपका पोर्टफोलियो भी काफी बैलेंस्ड बन जाता है। अगर हम गणित देखें तो आप 16,000 की एसआईपी कर रहे हैं और 12% का सीएजीआर लेके चले, 22 वर्ष का टाइम होराइजन है, बहुत अच्छा टाइम होराइजन है, तो यहाँ पे आपका 1,88,00,000 का कॉर्पस बनता हुआ नजर आ रहा है। और एग्जिस्टिंग भी आपके पास एक लमसम जो वैल्यू है आज की तारीख में 3.5 लाख है। अगर ये निवेशित रहता है तो ये 3.5 लाख भी करीब करीब 42 लाख रुपए बन जाएंगे 22 वर्ष में, अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों का अगर जोड़ दें तो करीब करीब 2,30,00,000 का कॉर्पस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर आप निवेशित रहते हैं और एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं। कोशिश करें, स्टेप अप भी करें तो और बड़ा कॉर्पस भी आप यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे। ऑलराइट, चलिए ओवरऑल जवाब यहाँ पर दे दिया गया बिस्वजीत को, और इसी के साथ शो को भी समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े हमारे साथ, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और तमाम दर्शकों को बता दें कि अपने सवालों के जवाब अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे हम फ्लैश किए देते हैं, इसे आप नोट डाउन करें। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं शो को लगातार तो अपने सवाल जो है आप यूट्यूब के कॉमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और रोज़ाना आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे इस शो में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ET नाउ स्वदेश दावोस डायरी।